आई थिंक आदित्य सर के पास में एक स्किल है, उनकी आंखों में एक एक्सरे मशीन है दैट ही कैन सी थ्रू एवरीथिंग। एक्चुअली में जो डिटेलिंग के लिए क्वालिटी चाहिए होती है दैट ही हैज़। कमाल की बात यह है कि अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इस तरह का सेट बनाया था कि दिल की धड़कन जो हम बोलते हैं, इट स्किप्ड माई हार्ट बीट। मैं बैंकॉक पहुंचा और मैंने देखा कि ये बैंकॉक में हूँ मैं या मैं पाकिस्तान में हूँ। आदित्य थर सर की जो टीम है, भले वो डायरेक्शन टीम हो, प्रोडक्शन टीम हो, लाइन प्रोड्यूसर्स हो, टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स, सब ने इतनी मेहनत करी है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये सारी हमारी ऑडियंस को पता लगे। लोगों ने 16-16, 17-17 घंटे काम करा है इस प्रोजेक्ट में। हैट्स ऑफ टू आदित्य थर जो उन्होंने ये धुरंधर वर्ल्ड बनाया है। लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। आपका जो बचरिंग वाला भी सीन है, रणवीर भी है वो सीन में, उसके लिए वो एक स्पेसिफिक ब्रीफ अच्छे से मरना है। सो धुरंधर बैंकॉक में और मुंबई में आके रामायण। एक दिन मैं रणवीर के साथ शूट कर रहा हूँ, अगले दिन मैं रणवीर के साथ शूट कर रहा हूँ। इट्स नथिंग लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू। हाय अभय, वेलकम टू मिर्ची। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? बहुत बेहतरीन। अभी भी ऐसा लग रहा है कि एक ड्रीम के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आए हैं। थैंक्स टू ऑल द लव जो हमें मिल रहा है पूरे देश और दुनिया से। सो द ड्रीम इज कॉल्ड द धुरंधर ड्रीम। देखो, बहुत सारी बातें करने में एक बार जोरदार तालियां हो जाए थैंक यू फॉर द होल टीम एंड यू कि इतने जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है आपका एंड द होल टीम, जी। और इतना धमाकेदार रहा है। मतलब ये पूरा जोन जो 3-4 महीने थे लास्ट धुरंधर 1 से लेके 2 तक, जी। तो बताइए सबसे पहले तो दिमाग में अभी एग्जैक्टली क्या चल रहा है? दिमाग में चल रहा है जो 2 साल पहले जब हमारी ये जर्नी शुरू हो रही थी और मैंने कदम रखा था हमारे बैंकॉक सेट पर। दैट वाज जुलाई का महीना, और काफ़ी केओस था बिकॉज़ उसी समय पर मैं एक और फिल्म शूट कर रहा था जिसका स्केड्यूल ऊपर नीचे हो गया था। और मैं बैंकॉक पहुंचा और मैंने देखा कि ये बैंकॉक में हूँ मैं या मैं पाकिस्तान में हूँ। इस तरह का सेट बनाया था कि एक दिल की धड़कन जो हम बोलते हैं, इट स्किप्ड माई हार्ट बीट टू सी दैट डिटेलिंग उस सेट पर। और सोचा नहीं था कि इतना बड़ा धमाकेदार कुछ होने वाला है इस दुनिया में। हैट्स ऑफ टू आदित्य थर जो उन्होंने ये एक धुरंधर वर्ल्ड बनाया है पूरी दुनिया में। लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। बट बैंकॉक में, मतलब ये पूरा सेट बैंकॉक में बना था? नॉट पूरा सेट, मगर आप जो लियारी देख रहे हैं दैट इज़ ऑल बैंकॉक। ओह, जो भी आप मार्केट देखा आपने लियारी का, दैट इज़ ऑल बैंकॉक में। जी। तो सबसे पहले तो आपको ये मिला कैसे रोल? मतलब ये धुरंधर आपके पास आई कैसे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुकेश छाबड़ा सर का और उनकी पूरी टीम का, पंकज का, जिन्होंने मुझे इस काबिल, इस लायक समझा कि मैं इस बेहतरीन फिल्म का एक पार्ट हो सकता हूँ। और उस ईश्वर का जिसने आशीर्वाद बनाए रखा है, हमेशा सर पर हाथ रखा है। कमाल की बात यह है कि इसके लिए दे नेवर टेस्टेड मी। अच्छा, नो ऑडिशंस? नो ऑडिशन फॉर दिस कैरेक्टर। सो भगवान के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हो सकता है आज के इस समय में जहाँ पर इतना डिफ़िकल्ट है, इतना कंपटीशन है, तो बिना ईश्वर के आशीर्वाद के नहीं पॉसिबल था। तो लुक टेस्ट वगैरह भी बिल्कुल नहीं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कि लुक चेंज? पहले से आपका डिफ़ॉल्ट लुक ही है? जी, पहले से, क्योंकि मैं एक और फिल्म कर रहा था उसी समय में जिसके लिए मुझे मुकेश छाबड़ा सर ने ही कास्ट किया था, जिसका नाम है रामायण, जो कि आप इस साल देखेंगे। और उसकी शूटिंग भी चल रही थी उसी समय में, और डिफ़ॉल्ट लुक यही था। तो देयर वाज नो ऑडिशन। देखो, रामायण पे मैं आऊँगा, बट सबसे पहले तो धुरंधर, ठीक है? जी। आई थिंक आप, ओके, स्पॉयलर्स गाइस, बहुत लोगों ने फिल्म देखी है बट मैं स्पॉयलर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। आई थिंक योर डेथ, कैरेक्टर्स डेथ, वन ऑफ द वर्स्ट डेथ जो मैंने दोनों फ्रेंचाइज, मतलब दोनों फिल्म में देखा है जी, मेरे हिसाब से। जी। सो आपने जब ये सुना था फर्स्ट टाइम, तो आपका रिएक्शन क्या था? क्योंकि बहुत ही, इफ आई से, गंदी मौत वो कैरेक्टर मरा है। जी। हाँ, इस सीन में, इस स्टोरी में बिट्रेयल था। बिट्रेयल हमारे अपने लोगों की वजह से वी लैंडेड अप देयर। और जब हम सीन शूट करने से पहले जब पूरी ब्रीफिंग हुई
तो मैंने ये सोचा कि एक एक्टर के पास ये प्रिविलेज है ये कहने की कि यार मरने में मज़ा आएगा। तो बड़ा मज़ा आया उसको शूट करने में, बड़ा आई नो मुझे लग रहा था कि अगर अगर उसके कुछ और अलग शॉट्स दिखाए जाते तो हमारी ऑडियंस जो है वो काफ़ी विचलित हो जाती। तो हैट्स ऑफ टू द सिनेमाटोग्राफी एंड डायरेक्शन ऑफ आदित्य धर के उसको इतना रूथलेस, आई मीन इट वाज रूथलेस बट इट वाज वे मोर रूथलेस। सो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी मज़ेदार था वो सीन, और कोई गम नहीं है मरने का। थोड़ा मैं डिटेल में जाना चाहूँगा उस जी। सीन में। अभी जैसे मैंने सुना कि आई थिंक जितना भी वायलेंस दिखाया है जी 60% ही दिखाया है, जितना मैंने अभी पढ़ा है। आई थिंक बहुत हाँ सारे जी सीन्स, हाँ जी। तो आपके भी सीन में बहुत सारे मतलब शॉट्स है वो काटे गए हैं। या बिकॉज मेरे हिसाब से पूरी फिल्म में वो सबसे एक इंटेंस सीन था, क्योंकि एज पर द स्टोरी भाई के ही सामने छोटे भाई को इस तरह से बुचर कर देना, और जो उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी। तो आई एम ग्लैड कि उसका मेरे ख्याल से 60% नहीं 40% ही दिखाया है अच्छा। पूरे सीन का। लॉन्ग शॉट्स दिखाए हैं, क्लोजअप्स नहीं दिखाए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कम डेवस्टेटिंग रहा ऑडियंस के लिए, विच आई एम रियली ग्लैड कि यू नो आई डिड नॉट वांट कि जब मैं स्क्रीन पर हूँ तो हमारे देश की सब महिलाएं और पुरुष आंखें बंद कर लें, तो वो थोड़ा ख़राब हो जाता। बट आई रियली लव द फैक्ट दैट हाउ इट वाज शॉट एंड हाउ इंटेंस इट वाज। Also, I had a little scar, little physical injury during doing that shot, and जो बुचरिंग वाला सीन है, जी, so and I said the show must go on. थोड़ा बताइए मतलब इंजरी थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि धुरंधर के फैंस आपको पता है कि बहुत ज़्यादा डिकोड करते हैं फिल्म। जी सो उनको भी जानना है कि आपका जो कैरेक्टर का जो भी सीन था, कुछ जी एक्स्ट्रा जी इन्फॉर्मेशन, कुछ फैक्ट्स। वो कैरेक्टर का सीन मैं काफ़ी दर्द में तो नहीं था, क्योंकि उस समय में उस मोमेंट में बॉडी जो है वो सुन्न हो जाती है। मगर जब हम वो शूट कर रहे थे तो एक दो वी हैड ऑल द सिक्योरिटी पैरामीटर्स ऑन एक्शन टीम, एंड दे वर द मोस्ट एफिशिएंट टीम जिनके साथ मैंने अब तक काम किया है। तो जब हम उसको शूट कर रहे थे तो एक शार्प ऑब्जेक्ट जो था विच वाज कवर्ड, बिकॉज उज़ैर बलोच was supposed to pull me and I am a 100 kg guy, तो उसको पुल करने में काफ़ी फोर्स लगानी पड़ रही थी, एंड उसी वजह से जो उसकी कैपिंग थी एक शार्प एज की, दैट वेंट थ्रू द कैपिंग एंड दैट वेंट थ्रू माय एंकल, एंड हमें रियलाइज़ हुआ ये बीच में जब थोड़ा दर्द होने लगा, लेकिन वी वर सो मच इन द शॉट दैट आई सेड कि द शो मस्ट गो ऑन, लेट्स नॉट स्टॉप, हम लोग इसको फिगर आउट करेंगे वंस द शॉट इज़ डन, एंड इमीडिएटली द फर्स्ट एड टीम वाज देयर एंड एवरीबडी वाज देयर। तो जैसे वो शॉट ख़त्म हुआ, देन आई रियलाइज्ड कि दैट आई हैव दिस स्कार ऑन माय एंकल, एंड आई एम चेरिशिंग दैट एज अ धुरंधर टैटू नाउ ऑन द बॉडी, सो इट वाज वंडरफुल। मतलब बहुत मुश्किल रहा होगा एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, कि वो पेन में आप अपने पूरे शॉट्स ख़त्म किए और उसके बाद। जी क्या है कि जब आप में काम करने की धुन जो है वो ज़्यादा हो आपके पेन से भी, सो आपकी पेन टॉलरेंस, आपका आपका जो संघर्ष करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। इट इज़ द लव टुवर्ड्स व्हाट यू डू एंड द टीम एफर्ट विच यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये, मगर मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है, आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी वेरी टफ ऑल माई लाइफ, तो मेरे लिए शायद हो सकता है वो इतना चैलेंजिंग नहीं रहा हो। ऑल्सो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जितने भी मैंने धुरंधर के एक्टर्स से बात की है, जो उन्होंने बोला है कि सेट पर जो माहौल था, एक एनर्जी थी, एक अच्छी एनर्जी थी विद द होल टीम, जी चाहे वो कैमरा टीम हो या एडीज हो या डायरेक्टर हो या सपोर्टिंग जी कास्ट हो।
आई थिंक वो एनर्जी भी वैसी थी कि सब अपना 100% दे रहे थे ऑन सेट। मेरे ख्याल से ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसमें सब अपना ना सिर्फ 100% दे रहे थे, सब अपना 1000% दे रहे थे। आदित्य थर सर की जो टीम है, भले वो डायरेक्शन टीम हो, प्रोडक्शन टीम हो, लाइन प्रोड्यूसर्स हों, टेक्नीशियंस हों, एक्टर्स, सब ने इतनी मेहनत करी है। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि ये सारी हमारी ऑडियंस को पता लगे कि लोगों ने 16-16, 17-17 घंटे काम करा है इस प्रोजेक्ट में। और मैंने मतलब बिटवीन द शॉट्स किसी को नींद में गिरते हुए देखा है। और बहुत बहुत ज़बरदस्त जुनून दिखाया है पूरी टीम ने, और वो दिख रहा है अब स्क्रीन पर। जो भी कमाल सब लोगों ने किया, जब एक टीम एफर्ट होता है तो उसका जो निखार होता है वो एक अलग ही होता है, उसकी ग्रेस अलग ही होती है, which we all can see, and it is something which everybody should appreciate. आपके कैरेक्टर के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक ब्रीफ मिला था आपको आदित्य सर से? जी, कैरेक्टर के लिए मुझे ब्रीफ मिला था कि ये बहुत ही खूंखार आदमी है, और ये देखता नहीं है किसी को मारने से पहले, और इस तरह का कैरेक्टर है। मगर मुझे उसमें एक और स्कोप दिखा। एक अगर आपने सीन्स देखे हों इस कैरेक्टर के, स्पेशली जो गाना है, उस गाने में जब ये अपने किस तरह से अपने भाई की तरफ देखता है, या फर्स्ट पार्ट में भी आपने देखा हो, तो मेरे पास एक प्रिविलेज थी कि मेरे पास एक बड़ा भाई था, सो दैट आई कुड शो द इमोशनल साइड एंड द सॉफ्ट साइड ऑफ इवन अ ब्रूटल गैंगस्टर, कि उनकी भी एक सॉफ्ट साइड है, जिस तरह से वो अपने भाई को देखता है, जितने प्यार से देखता है। लेकिन जैसे ही जब कॉमन इंटरेस्ट होता है, या जब उसका गैंगस्टर वाला रूप होता है, तो वो उतना ही खूंखार, उतना ही डेविस्टेटिंग लगता है। तो मेरे पास ये प्रिविलेज थी करने के लिए। ब्रीफिंग बिल्कुल मिली थी, मगर एक्टर्स जो हैं वो इम्प्रोवाइज़ करने से बाज नहीं आते हैं, सो उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है। ऐसा कोई इम्प्रोव जो आपने किया आपके सीन्स में, कोई एक शॉट? जी, जब अरशद पप्पू और हमें लगता है कि अब हम लियारी पर राज करने वाले हैं, तो उसमें जो हमारा सीन है ऑन द व्हीकल, जो हम रैली निकाल रहे होते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो शॉट्स हैं, देखा आपने, वो इम्प्रोवाइजेशन है। और जब वो वेलकम कर रहा होता है अपने भाई का कि वी हैव डन इट, लेट्स गो, अब रहमान डकैत नहीं रहा, अब हमारी बारी है, तब जो उसमें मूवमेंट हुए हैं, वो एक इम्प्रोवाइजेशन का पार्ट है। वी वर नॉट रियली टोल्ड, लाइक हमें पूरी फ्रीडम दी गई थी डायरेक्शन टीम से, आदित्य सर से, कि आप दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड यू गाइज कैन जस्ट गो एंड एक्सप्रेस इट, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ हिज वर्क, दैट वो अपने एक्टर्स को पूरी फ्रीडम देना पसंद करते हैं। और आई थिंक उसी वजह से सब लोगों के पास में इतना स्कोप होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का एज अ कैरेक्टर। काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है वो। आपने वो सब पोस्ट देखे सोशल मीडिया पे, आदित्य धर पीक डिटेलिंग, अभी ये पूरा एक ट्रेंड चल रहा है? बिल्कुल, काफ़ी समय से चल रहा है ये पीक डिटेलिंग का ट्रेंड। और तो आप बताइए आपका पीक डिटेलिंग जो आपने लाइव देखा है आदित्य सर के। आई थिंक आदित्य सर के पास में एक स्किल है, उनकी आँखों में एक एक्सरे मशीन है, दैट ही कैन सी थ्रू एवरीथिंग, जो एक्चुअली में जो डिटेलिंग के लिए क्वालिटी चाहिए होती है, दैट ही हैज़। एंड कमाल की बात यह है कि वो अपने काम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और उसी का नतीजा है ये जो सब पीक डिटेलिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आप लोगों को जो डिटेलिंग देखने को मिल रही है, वो उसी का नतीजा है। आपका जो बचरिंग वाला भी सीन है जी, रणवीर भी है वो सीन में, जी, बहुत मल्टीपल एक्टर्स है, जी। तो उसके लिए वो एक स्पेसिफिक ब्रीफ आपको मिला था? अच्छे से मरना है ये specific- तड़पते हुए मरना है। तड़पते हुए मरना है। कुछ रेफरेंस सीन्स थे उसके लिए, जिसको दिखाया गया था मुझे, मगर मुझे लगा कि जब मर रहे हैं तो पूरा पूरा मरते हैं। तो आई वॉज ऑल इन, आई वॉज यूजिंग ऑल माई
ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिंग, मरने को तो एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हम, बट जो एक्टिंग स्किल्स का एक्सपीरियंस है वो मैंने पूरा यूज़ किया. And it was quite an experience to see what came out, and it's quite good. वो रेफरेंस के बारे में कुछ बताना चाहोगे कि कौन सा रेफरेंस क्या? रेफरेंस एक 1990 के आसपास की एक फिल्म का सीन था. वो काफ़ी सिमिलर तो नहीं कहूँगा मैं. जो उसमें मरने वाले व्यक्ति थे उस सीन में, वो मुझसे काफ़ी उम्र में बड़े लग रहे थे. तो ओके, हिंदी फिल्म. हाँ जी, हिंदी फिल्म. नाम तो मुझे नहीं पता उसका, बिकॉज बड़ी छोटी सी क्लिप थी. was kept for reference, but आई थिंक कि थोड़ा सा आसान हो गया वो रेफरेंस को देखकर. और ये भी क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डायरेक्टर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो either we are on the same page, or you improvise something over and above what he wants, which is accepted later on. So I think that's what happened. और रणवीर सिंह के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? रणवीर सिंह एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एनर्जेटिक ह्यूमन तो है ही. एक बहुत बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं. और मुझे याद है कि जब हम लोग शूट कर रहे थे तो he was not a father at that time. और वो किस तरह से अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे. अगर 3 दिन का 4 दिन का भी शूटिंग में गैप होता था तो he used to fly back to his wife and take care of the family. And मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान शिव और शंकर में जो फ़र्क होता है वो ये होता है कि भगवान शिव पहाड़ों में रहते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं अकेले रहकर. लेकिन जब उनका विवाह पार्वती जी से होता है तब वो गृहस्थ अवस्था में आते हैं और फिर वो अपने पारिवारिक व्यक्ति हो जाते हैं. तो हर इंसान के जीवन में जो उनकी महिला होती है वो पार्वती रूप में आती है, और वो बैचलर शिव को शंकर के रूप में परिवर्तन करती है, चेंज करती है. वो मुझे देखने को मिला रणवीर में, जो उनका परिवार के प्रति जो सबमिशन दिखा, जो केयरिंग दिखी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी. और मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी मुश्किल भी रहा होगा, क्योंकि बिकॉज ही वाज एक्सपेक्टिंग टू बी अ फादर. दीपिका was expecting. So hats off to him. मतलब मानना पड़ेगा एज अ, मतलब वाइफ इज प्रेग्नेंट Yes. एंड प्लेइंग अ कैरेक्टर जो इतना डार्क है. जी. सो या ऑल्सो मैंने रियलाइज किया कि आई थिंक धुरंधर के टाइम रणवीर फादर बने. आई थिंक जी. ये पूरी जर्नी. जी. मुझे याद है कि जब हम बैंकॉक से निकल रहे थे तो मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मीट यू यू विल बी अ फादर. एंड जब हम उसके बाद बॉम्बे में मिले तो ही वाज लुकिंग डिफरेंट. उनके चेहरे पर एक अलग तरह का नूर था, उनकी आंखों में एक अलग तरह का नूर था. नॉट दैट कि पहले कोई नूर कम था, मगर एक जो खुशी थी फादर बनने की वो काफ़ी साफ नज़र आ रही थी. या बट आप बहुत, आई थिंक और एक सीन मुझे बात करनी है, उसके बाद मैं आऊँगा आप पे. जो बी हेडिंग वाला सीन है अरशद पप्पू का, जो फुटबॉल, आई थिंक वो भी कट हुआ है जितना. हाँ जी. वो भी उस 40% में ही है जिसकी आप बात कर रहे थे. अच्छा, वो भी सिर्फ 40% पे ही है. वो भी सिर्फ 40% पे ही है. इनफैक्ट मुझे याद है कि वो सीन करते हुए काफ़ी इंटेंस था वो सीन भी. और सब लोग जो यूनिट के लोग थे वो सब लोग नहीं देख पा रहे थे उस सीन को. तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आई होप आवर ऑडियंस विल बी एबल टू हैंडल इट. एंड आई थिंक द वे इट वाज एडिटेड, हैट्स ऑफ. जिस तरह से उसको दिखाया गया कि आपने अपना मैसेज भी दे दिया, अपना सीन भी दिखा दिया, और ऑडियंस उसको देख भी पाई है. तो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्शन टीम. सब लोगों के लिए वो सीन इतना आसान नहीं था देखना. या बट आपकी जो ये जर्नी रही है धुरंधर की स्पेसिफिकली, जी. जो आपको सीखने मिला एज एन एक्टर स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट से, धुरंधर से, जी. क्या होगा वो? वाह, बहुत कुछ सीखने को मिला. जब आप ग्रेट्स के साथ में काम करते हैं, एक
ग्रेट डायरेक्टर के साथ में काम करते हैं तो उसका उसका मज़ा अलग है। बट मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो है आपकी फ्रीडम एंजॉय करने का, कि आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपको उस मोमेंट में फ़ील हो रहा है एज एन एक्टर, दैट यू थिंक कि आप इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं, वो जो फ्रीडम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हर एक्टर के लिए। और जब आपको फ्रीडम दी जाती है तो आप वही 100% से आपका जो एफर्ट का ग्राफ है वो 1000% पे आ जाता है। और ये सब एक्टर्स के साथ मैंने देखा, जो आपने ज़बरदस्त एक्टिंग देखी है राकेश बेदी सर की एज जमील जमाली, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है पूरे देश में आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। वो ट्विस्ट के बाद नहीं, नॉट जस्ट द ट्विस्ट, हाँ। इवन उससे पहले जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें उसमें उनको भी काफ़ी फ्रीडम दी गई, जिससे हर सीन में जो निखार आया है और यादगार बने हैं जो डायलॉग्स, वो सब उस फ्रीडम का ही नतीजा है। और वो ऑब्वियसली राकेश सर का एक्सपीरियंस और उनका टैलेंट स्किल, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर वो फ्रीडम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट कैरेक्टर पूरे दोनों फिल्म में से आपके अलावा कौन सा होगा? नहीं, मैं फेवरेट कैरेक्टर हुई नहीं। मैं कहूँगा जमील जमाली इज़ द फेवरेट कैरेक्टर आउट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स। बट जिस तरह से रणवीर हैज़ परफॉर्म्ड, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिस तरह से उन्होंने अपने आप को फर्स्ट पार्ट में बैक स्टेज रखा है, कमेंडेबल है वो। बहुत बड़ी बात है, आई थिंक पेशेंस भी उतना था उनमें कि जी, एक निशानी है कि एक आर्टिस्ट में कितना ज़बरदस्त सबमिशन है टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट, और ज़ीरो इनसिक्योरिटीज़ हैं। तो ये देखने को बहुत कम मिलता है। ये आई थिंक एवरीबडी शुड अप्रिशिएट दैट अबाउट आवर लवली डैशिंग एनर्जाइजिंग हीरो रणवीर सिंह। हैट्स ऑफ। लास्ट क्वेश्चन धुरंधर के बारे में। जी, ऐसी कोई चीज़ अबाउट धुरंधर जो फैंस को पता होनी चाहिए जो अब तक पता नहीं है, कोई अननोन फैक्ट, डिलीटेड सीन, कुछ भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत सारे हैं, ऐसी बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक चीज़ जो है वो ये है कि लोगों ने बिना उफ करे, बिना आ करे, जिसमें से शायद मैं भी एक हूँ, एक्चुअल में खून पसीना बहाने के बाद में ये फिल्म बनी है, लाइक लिटरली। और बहुत 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 मेहनत करी है हर एक उस इंसान ने जो कि सेट पर मौजूद था, जो कि VFX टीम में मौजूद था, एडिटिंग में मौजूद था। हर एक इंसान ने बहुत मेहनत करी है, अपना सब कुछ दे दिया है, अपने लाइफ के 2 साल दिए हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट को। और ये रोज़ नहीं होता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, जो कि इस तरह से एक टीम गेम कंबाइंड मैजिक हुआ हो, जो दिख के भी आया स्क्रीन पे। जी बिल्कुल। सो हम लोगों ने बहुत थियरीज और ये सब की बात की, बहुत ही सीरियस डिस्कशंस भी थे, बट आई थिंक जितनी ही फिल्म सीरियस है उतना आई थिंक फन साइड भी सेट्स पे होगा जब बिल्कुल। कट के बाद। बिल्कुल। कोई किस्सा? देखिए, बैंकॉक में जब हम शूट कर रहे थे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट जगह हो जाती है वो हम लोगों के लिए खाने को लेकर, और यू नो कल्चरल जो डिफरेंस है उसको लेकर। तो हम लोग सेट पे क्रिकेट खेले हैं। कौन कौन, मतलब? द कास्ट, Okay. एवरीबडी हैज़ प्लेड क्रिकेट ऑन द सेट। आदित्य सर भी खेले 1-2 बार, और इसके अलावा हम लोग बाहर जाया करते थे शाम को जितना भी समय होता था खाने के लिए, सो दैट अगले दिन के लिए रिजुविनेट हो सकें। और कंटिन्यूस प्रैंक्स तो एक दूसरे से होते ही रहते थे, और काफ़ी बातें हुआ करती थी कि ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, यहाँ चलते हैं, शाम को क्या खाएंगे। एक सीरियस कॉन्वर्सेशन के बीच में ये बात भी आ जाती थी कि शाम को आज शाम को क्या शवरमा खाएं? खाएंगे, आज हम ये इस रेस्टोरेंट पे जाएंगे, आज हम यहाँ जाएंगे। कोशिश कर रहे थे हम लोग यू नो अपने आप को एनर्जाइज रखने की किसी न किसी तरह से, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत थी काम के पीछे। तो 1-2 बार हम क्लब भी गए,
तो बट थकान इतनी हुआ करती थी कि बहुत ज़्यादा समय तो नहीं, मगर थोड़ा बहुत डांस कर लेते थे 15-20 मिनट, जाके अपने आप को रिजुविनेट करते तो थे। क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्लेयर एंड द वर्स्ट प्लेयर कौन थे? बी ऑनेस्ट। क्रिकेट में सबसे बेस्ट प्लेयर आदित्य सर बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ओके, बेस्ट प्लेयर सभी थे, सारे कैरेक्टर्स बेस्ट थे। ठीक है। एंड द जिसके वर्स्ट बॉल प्लेयर? बैट पे बीच में लग जाए वही बेस्ट था। ठीक है, और जिसके नहीं लगता था वो कौन थे? जिसके नहीं लगता था, नाम तो नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि नाम बताया तो बदनामी न हो जाए कि खैर किसी का अब और आगे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नाम बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक बट है, या मतलब इट वाज क्वाइट फन। बॉल खो दी थी मैंने एक बार, याद है मुझे, आउट ऑफ द पार्क। मेरा बैकग्राउंड क्रिकेट रहा है। मैं राजस्थान के लिए क्रिकेट खेला हूँ, जूनियर सीनियर। तो वो भी मेरा, अब कहूँगा मैं, सेकंड लव हो गया है। अब जब स्पॉयलर्स की बात हम लोगों ने कर ही ली है थोड़े थोड़े, बट अभी हम लोग को पता कि कौन से कैरेक्टर जिंदा है, कौन से अभी मर गए, ठीक है, जितने जब तो फिल्म। बट आप में डिस्कशंस होते थे कि क्योंकि स्क्रिप्ट पहुंची थी सबके पास कि पूरी, कि ये कैरेक्टर जिंदा रहेगा, कि इसकी डेथ होने वाली है, सबको पता था? देखिए, स्क्रिप्ट की जो सीक्रेसी होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें ये नहीं, क्योंकि फिल्म जो है वो एक साथ शूट हुई है, तो हमें ये तो पता था कि सेकंड पार्ट में क्या होने वाला है। करेक्ट। वी हैड डिस्कस्ड इट बिफोर शूटिंग इट ब्रीफली कि ये होने वाला है, लेकिन हमें पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि एक साथ पूरी फुटेज शूट हुई है, उसको स्प्लिट किया गया है। तो आइडिया तो था, मगर इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिल्म मेकर्स टू हैव द सीक्रेसी ऑफ द स्क्रिप्ट। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम का पेपर है, ये पूरे रूम में बटेगा। क्योंकि जब मैंने सौम्या जी से बात की थी तो उन्होंने जी बोला था कि उनको स्क्रिप्ट नहीं पहुंची थी जी पूरी, तो जी शायद वो नहीं भी बोले, क्योंकि ये इंटरव्यू रिलीज़ के पहले था इंटरव्यू, जी। तो शायद उन्होंने जानबूझ के भी बोला होगा। बट हम्म। मतलब आपके हिसाब से मोटा मोटा सबको पता था कि कौन से? हाँ, अपने अपने पार्ट तो बिल्कुल पता थे, हम्म। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट कभी शेयर नहीं हुई Anyway, सबसे। और जो एंड में ट्विस्ट भी है वो जी कैरेक्टर जी का, तो वो भी नहीं पता था किसी जी, को। क्योंकि अगर वो पता होता तो उसको हम ट्विस्ट बोलते ही नहीं, हम्म। उसको हम फिर लीकेज बोलते। हम्म। सो ये हैट्स ऑफ टू एवरीबडी टू मेंटेन दैट सीक्रेसी, सो दैट नाउ हमारी ऑडियंस जो है वो उसको एंजॉय कर पा रही है ऑन द स्क्रीन, नॉट ऑफ द स्क्रीन। और पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिखाया था, जी तो आई थिंक बहुत लोग अभी गेज करे कि धुरंधर 3 भी बनाएंगे, बट एक साइड पे आदित्य धर ने बोल दिया है कि मैं नहीं बनाने वाला हूँ, जी और 50% ऑफ द ऑडियंस सेइंग कि नहीं, वो जानबूझ के कुछ रीजन से वो सीन रखा है। जी। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी है इस बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है आज के समय में रूमर। पे? और रूमर जो है वो असली खबर से पहले और तेज़ फैलता है जंगल की आग की तरह। तो जंगल में आग लगी भी है, लगने दो। बट कभी कभी सच भी तो होता है। कभी कभी होता है वो, इस बार नहीं है शायद। जो आदित्य सर कह रहे हैं वही फाइनल पत्थर की लकीर है। हम्म। तो आई थिंक एवरीबडी शुड बिलीव हिम एंड प्रे कि वो इसी तरह से, हाँ, पूरी दुनिया के सामने स्टोरी टेलिंग का जो मैजिक है वो बिखेरते रहें। या इस नाम से नहीं तो किसी दूसरे नाम से, मगर मैजिक इसी तरह का होने वाला है इस देश में। या देखो, बहुत सारी बातें की हम लोग धुरंधर पे, बट अभी मैं आपको थोड़ा जानना चाहता हूँ कि कहाँ से शुरुआत हुई। आप पहले स्पोर्ट्स में भी थे आपने बोला, जी, तो बताइए आपके बारे में, कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई? जब मैं आता हूँ राजस्थान की कैपिटल जयपुर शहर से, हम्म। और हम लोग कल्चरली काफ़ी क्लोज हैं आज भी। और जब से मैंने वॉक करना शुरू किया तो मुझे क्रिकेट खेलनी थी। अच्छा, बचपन से पहले ये था कि जी जी, क्रिकेट? फर्स्ट ड्रीम क्रिकेट का था। क्रिकेट का जुनून बहुत ज़बरदस्त था। मुझे याद है मैं बॉम्बे भी आया खेलने, दादर में शिवाजी पार्क में क्रिकेट खेली मैंने ये कौन सी ईयर में? 2003 के आसपास। 2003, ओके। फिर जब मैं वापस गया तो आई प्लेड टूर्नामेंट जो कि उस समय में लाइव था, जिसमें कपिल देव सर आए थे, और उसमें मैं बेस्ट बैट्समैन की कैटेगरी में था। फिर वहाँ से क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई। तब हमारे यहाँ अजय जडेजा सर खेलने आए एज अ कैप्टन।
लेकिन जब मैं उससे पहले जब मैं स्कूल जाया करता था तो हमारे जयपुर में एक सिनेमा हॉल है, उसका नाम है राज मंदिर। तो वो राज मंदिर के सामने से रोज़ हमारा रिक्शा निकला करता था, क्योंकि मेरा स्कूल उसी तरफ था। हम्म। और मैं स्क्रीन पे देखता था तो किसी ना कोई फ़िल्म लगी होती थी। फ़िल्मों का मुझे बहुत क्रेज़ था। हम लोग हर फ्राइडे को फ़िल्म देखने जाया करते थे। मेरे फादर को बहुत क्रेज़ रहा फ़िल्मों का। तो मुझे लगता था कि यार मेरा भी कभी इस पे पोस्टर लगा होगा, मेरी भी फ़िल्म कभी यहाँ लगेगी। इट वाज़ मिक्स्ड ड्रीम्स। हम्म। और जब क्या होता है कि आप एक छोटे शहर से आते हैं और आप थोड़ा क्राउड से थोड़ा स्टैंड आउट करते हैं, तो ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि आपको तो एक्टर होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि मुझे मेरी लाइफ में हर रोज़ किसी न किसी व्यक्ति से ये सुनने को मिला कि आपको एक्टर बनना, आपको बम्बई जाना चाहिए, आपको एक्टर बनना चाहिए। और उसकी इंतहा तब हुई जब हमारे क्रिकेट के सिलेक्टर्स ने मुझे बोला कि आपको यू मस्ट बिकम एन एक्टर। अच्छा, उन्होंने ही बोल दिया। दिस इज व्हाइल आई वाज प्लेइंग क्रिकेट। हम्म। और एक और बड़ी फ़नी बात मेरे साथ हुई कि मैं सऊदी अरेबिया में था, कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने भी गया था और कुछ कुछ काम करने भी गया था साथ में। तो मैं एक अरब व्यक्ति के ऑफिस में गया, और जैसे ही मैं उसके ऑफिस में घुसा, मैंने कहा मतलब वहाँ की भाषा में मुझे अलग अलग भाषाओं का बहुत शौक़ है। तो उनकी अरबी में मैंने बोला याला हबीबी कैफालक सलाम वालेकुम, एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड Wallah, you should go to Mumbai. And I was stunned कि हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी, या जयपुर में ही नहीं, जयपुर के बाहर भी लोगों को यही लगता है। और थैंक्स टू मुकेश छाबड़ा सर, दैट हाउ हिम एंड हिज टीम फाउंड मी। एंड तो ये बीच का, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, बट ये बीच का लिंक मिसिंग है। मतलब बहुत लोगों ने मतलब एक हिंट मिला कि मुंबई जाना चाहिए, बी एन जी एक्टर। जी तो अब मुंबई आ गए फिर क्रिकेट का छोड़ के? जी, मैं मुंबई में बहुत फ्रीक्वेंटली आता था। हम्म। बहुत फ्रीक्वेंटली आता था, और मेरे बहुत यहाँ दोस्त रहे। और उन्हीं दोस्तों में से किसी एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से। मेरी पिक्चर्स भेजी वहाँ, हम्म। और ये सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि मैंने इतना सुना है कि मुंबई में अगर ऑडिशंस भी देने हैं या फिर कास्टिंग भी जो होते हैं, हम्म। तो बहुत बार लाइन लगाओ, लाइन में खड़े रहो, अंदर जाओ, जी नो फिट नॉट फिट, ये सब प्रोसेस होता है। जी। तो इसलिए मैंने आपको इतना डिटेल में पूछा कि कैसे वो आपकी मुलाकात हुई। नॉट फिट भी हुए हम, लेकिन मुलाकात भगवान की मर्ज़ी से हुई। हम आई वाज जस्ट इन वर्सोवा, हम्म। happened to be there, and thought of going and meeting him through the references, pictures which was given to him. और उसके बाद ऑडिशंस आने लगे, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करे हैं। मेरे हिसाब से करीब 30 से ज़्यादा ऑक्यूपेशंस, इंक्लूडिंग बिजनेसेस, इंक्लूडिंग जॉब्स, और जॉब्स भी की हैं। I have worked with corporates as an HR. I have worked as a customer care representative. क्रिकेट खेली, कॉर्पोरेट्स के लिए खेले, पूरी दुनिया जाके क्रिकेट खेली है। तो उस एक्सपोजर की वजह से उन आम जूतों में अगर आप अपने आप को फिट कर पाते हैं, हम्म। तो आपके लिए किसी भी कैरेक्टर को निभाना आसान हो जाता है, क्योंकि आप उसकी तह को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाते हैं कि इस व्यक्ति का क्या इमोशनल स्टेज है लाइफ में, क्या महसूस कर रहा है। तो अगर आप उसको डिकोड करते हैं इस ज़िंदगी को जीकर, तो आई थिंक इससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है एक एक्टर के लिए, अगर उसके पास इतना ज़बरदस्त लाइफ एक्सपीरियंस हो। उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने गया आदिशक्ति पौंडीचेरी में। एक्टिंग के बाद आप बता रहे हो, मतलब ये जब मुंबई आए उसके बाद? जी जी, शूटिंग, दोनों फिल्म की शूटिंग करने के बाद मैं गया। तो कमाल की बात यह है कि जो टूल्स वहाँ पर एक्टिंग के स्किल्स में सिखाए जा रहे थे, हम्म। तो एवरी टाइम मेरा ये रिएक्शन होता था कि ओ, मैंने एग्जैक्टली यही
हम लाइफ से सीख कर जब मैं शॉट्स दे रहा था तो यही किया, यही मेरी ब्रीदिंग चल रही थी, या इसी तरह से मैं अपने इमोशन को निकाल रहा था। तो आई थिंक ये तभी पॉसिबल हो पाया कि ज़िंदगी को जीना बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप उस ज़िंदगी को क्लोजली जीते हैं तो ये चीज़ें तभी हो पाती हैं। मतलब एक जो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लिंक्स आपके बनते गए, मतलब जैसे जैसे जी आपने फोकस किया जो भी आप कर रहे हो, जी आई थिंक नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली होते गए। जी आई थिंक यूनिवर्स इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू। मैं रेडियो मिर्ची के सभी श्रोताओं को, सभी लोगों को यही बोलूँगा कि आप जो भी अपने आप से बात करते हैं, आप जो भी दूसरों से बात करते हैं, आपके हर थॉट, आपका हर शब्द यूनिवर्स सुन रहा है। तो आप अपने हर थॉट को, हर शब्द को बहुत बहुत ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त टूल है, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं सिर्फ राइट वे में सोचकर, राइट थिंग्स बोलकर। ऑल द बेस्ट। एक चीज़ जो मैंने इसमें सीखी थी जब मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था कि द सराउंडिंग इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन एनर्जी, करेक्ट इफ आई जी एम रॉन्ग? सो आई थिंक वही है कि जो आप अंदर से हो, अब जो जी सोचते हो वही आपकी रियलिटी होगी बाहर। जी बिल्कुल, आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते हैं, हाथों की लकीरों से कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आप अपनी किस्मत जो है वो आप खुद लिख सकते हैं। सेल्फ बिलीव इज़ इम्पॉर्टेंट, और आप बस अपने मार्ग पर, अपने पाथ पर चलते रहिए, चीज़ें अपने आप होती रहेंगी। आई थिंक इसी को लोग मैनिफेस्ट अभी बोलते हैं, एब्सोल्युटली मैनिफेस्टेशन। सो एब्सोल्युटली। कहीं ना कहीं आपने धुरंधर और रामायण दोनों मैनिफेस्ट की। ना सिर्फ वो, बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे। एज अ क्रिकेटर मैं अपने पीक पर जब आई वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द कंट्री, तो मैं इंजर्ड हो गया। मेरा पीसीएल लिगामेंट टूट गया लेफ्ट नी का, और उसके बाद मैं रीहैब करके आया। मीनवाइल मैंने जॉब्स करी, मैंने एक्सपीरियंसेस को हमेशा इनवाइट किया। मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था आई थिंक बार्कलेस बैंक में, और हर प्रोसेस को एंजॉय किया, रीहैब को एंजॉय किया। और 2017 में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इक्वल किया फास्टेस्ट सेंचुरी का, विच वाज इन 31 बॉल्स अगेंस्ट अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड अलवर। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। जस्ट कीप एन्जॉइंग द प्रोसेस, द जर्नी, एंड लाइफ इज़ ब्यूटिफुल गाइज, इट्स सच अ गिफ्ट। तो अब जब एक्टिंग अभी अपने धुरंधर की, आगे भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, बट अभी क्रिकेट का कुछ भी ऐसे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है? क्रिकेट ब्लड सेल्स में है, दिमाग में नहीं। अभी मैं कुछ लेजेंड्स लीग खेल लेता हूँ, कुछ कॉर्पोरेट्स के लिए खेल लेता हूँ कभी कभी। क्रिकेट ज़रूरी है, क्रिकेट ब्लड ग्रुप में है, मगर फुल टाइम एक्टिंग ना हो। तो ये थोड़ा मैं पीछे जा रहा हूँ, जी। जो आपने बोला कि जब आप मुकेश छाबड़ा जी को मिले, जी तो वहाँ से लेके धुरंधर तक कितना गैप था? लगभग 1.5 साल का उसमें गैप था। उसमें 1 साल तो मुझे रामायण फिल्म करते हुए ही हो गया था। उससे पहले भी मुझे कुछ रोल्स ऑफर हुए थे, जिसमें आपने फिट और नॉट फिट की बात कही, तो कुछ नॉट फिट भी हुए लाइफ में। और उसके बाद रामायण आई। सो रामायण पहले आई जी धुरंधर जी से? रामायण पहले आई, Okay. और उसकी शूटिंग भी काफ़ी समय चली मेरी। तो जब मैं बैंकॉक में फर्स्ट स्केड्यूल कर रहा था, तो उसी समय में मैं रामायण भी कर रहा था। तो मुझे याद है कि मैं फर्स्ट स्केड्यूल के आखिरी दिन सेट पर मेरा बैग मेरी वैनिटी में था, और मैं वहीं से एयरपोर्ट गया, और अगले दिन सुबह मैं रामायण शूट कर रहा था बॉम्बे में। और मुझे लगा कि यस, अब तो मैं कमाल करने वाला हूँ, और बहुत फिल्में करने वाला हूँ, और ये होने वाला है और वो होने वाला है। बट अगेन यूनिवर्स, you always have to be you always have to keep your feet on the ground. Yeah. आपको जो मिल जाए वो सब आशीर्वाद है ऊपर वाले का, और उसको एंजॉय करना चाहिए, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। सो धुरंधर बैंकॉक में और मुंबई में आके रामायण। जी जी जी, विद इन सम गैप्स मैं एक दिन एक गैंगस्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और अगले दिन सुबह आकर एक माइथो कैरेक्टर कर रहा हूँ। मैं वही सोच रहा हूँ कि कितने डिस्टेंट कैरेक्टर्स है। बिल्कुल, पोल्स अपार्ट। और एक दिन मैं रणबीर के साथ शूट कर रहा हूँ, अगले दिन मैं रणबीर के साथ शूट कर रहा हूँ।
इट्स नथिंग लेस देन अ ड्रीम कम ट्रू। देखो, एक मेरे दिमाग में अभी एक डिबेट आया जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब रणवीर सिंह की फिल्म आती है, रणवीर इज़ बेटर देन रणबीर। जब रणबीर की फिल्म आती है, रणबीर इज़ बेटर देन रणवीर। तो अभी धुरंधर आई, हाँ तो अभी लोग बोले कि रणवीर इज़ बेटर। जी जब रामायण आएगी तब लोग बोलेंगे रणवीर इज़ बेटर। तो ये जी एक मीम था कि ये साइकिल चलते रहता है। जी बट यू एज एन आर्टिस्ट, सेम टाइम पे जब आप रणवीर के साथ भी काम कर, रणबीर के साथ, जी। तो एक डिफरेंस आपको एक मेजर दिखा एज एन एक्टर? एक होते हैं ना, एक डिफरेंट चीज़ है। देखिए आज अगर हम प्रोफेशनलिज्म की बात करें, हम्म। दोनों बहुत ही प्रोफेशनल हैं, लेकिन दो लोगों की जो पर्सनालिटी होती है उसमें अलग बात हो सकती है। तो पर्सनालिटीज़ तो सबकी अलग होती हैं, प्रोफेशनली। सब प्रोफेशनलिज्म दोनों में भरपूर है। यहाँ रणवीर सिंह भी, आई सॉ हिम वर्किंग फॉर 14-15 आवर्स। रणबीर कपूर was also working for 16 hours in a day. और किसी के कोई चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। आपने संजू फिल्म देखी होगी, उसके लिए रणबीर यूज्ड टू टेक 4 hours ऑफ टाइम फॉर हिज प्रोस्थेटिक्स एंड मेकअप। तो वो 12 घंटे की शिफ्ट से पहले 4 घंटे पहले आ जाते थे। रामायण की बात कर रहे हो? नहीं, संजू संजू की, ओके। जब सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक की शिफ्ट होती है, तो वो सुबह 3 बजे आ जाते थे। अब 4 घंटे प्रोस्टेटिक्स करके रेडी हो जाते थे, जिससे बाकी किसी का टाइम वेस्ट नहीं हो। 12 घंटे की शिफ्ट होकर और उसके बाद वो रात को 9-10 बजे घर जाकर वापस सुबह 3 बजे आ जाते थे। तो ये डेडिकेशन है, प्रोफेशनलिज्म है आज के समय में। उसी तरह से रणवीर का भी सेम एटीट्यूड रहा काम को लेकर। उनका समर्पण बहुत ज़बरदस्त रहा। टफ़ कंडीशंस थी काम करने के लिए भी। आपने बहुत सारे सीन्स देखे होंगे जिसमें बहुत धूल मिट्टी है, नीचे पड़े हैं, मिट्टी में पड़े हैं, और एक्शन सीन्स करना आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे टेक्स होते हैं। तो फिज़िकली मेंटली इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। मगर किसी के भी, दोनों में से किसी के भी मैंने चेहरे पर कोई शिकन, कोई उफ नहीं देखी। तो एटीट्यूड दोनों का काम के प्रति सेम है। दोनों बहुत 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 अच्छे इंसान हैं, और पर्सनालिटी दोनों की अलग है। एक व्यक्ति नॉर्थ है तो दूसरा व्यक्ति साउथ है एज पर्सनालिटी, बट इंसान दोनों बहुत ज़बरदस्त हैं। काम करने में बहुत मज़ा आया दोनों के साथ। रामायण के बारे में बताइए स्पेसिफिकली, अगर आप बता सकते हो। आपका स्पेसिफिकली एनीथिंग? स्पेसिफिकली यही है कि एक और मैजिकल एक्सपीरियंस ये पूरी दुनिया देखने वाली है। ये प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। 12 years जी। और एक बहुत लंबा समय है। फिल्म को आते आते 13 साल पूरे हो जाएंगे। पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को आते आते 14 साल पूरे हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि दूसरा होते होते जो है रामायण के सभी जो टीम है उनका वनवास पूरा हो जाएगा 14 साल बाद। सो मतलब जितना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप 12 साल बता रहे हो तो 12 years से ये कास्ट को भी पता था कि ये प्रोजेक्ट होने वाला है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर राइटिंग से लेकर राइटिंग से, ओके। उसके बैकग्राउंड को प्री प्रोडक्शन, और जो डिटेल आप देखेंगे इस रामायण में, ये हमने पहले कभी नहीं देखी है। नो स्पॉयलर्स। ओके। और कुछ आप बता सकते हो? एनीथिंग, आपका कैरेक्टर हो या ऑन सेट हो, एनीथिंग, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट्स है। जी। मेरे लिए चैलेंजिंग था एक रोल इसमें प्ले करना, और मज़ेदार भी था। तो आप देखेंगे जल्दी। ओके, सो विदाउट स्पॉयलर्स रामायण की मैं बात करना चाहूँगा कि जो टीम बनी है पूरी, फ्रॉम म्यूजिक टू डायरेक्टर, एक आइकॉनिक कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूँ। जब टीजर भी देखा और एक आई थिंक इसको आप टॉप नॉच टीम कह सकते हो। ए आर रहमान हमारे देश के बेस्ट म्यूजिशियन हैं, म्यूज़िक कंपोज़र है, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। हैंस जिमर इस दुनिया के सबसे बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अगर हम बात करें बाकी के कास्ट की, तो सब महारथी लोग हैं इस फिल्म में। आप और हम बचपन से बड़े होते हुए जिन लोगों को देखते आ रहे हैं बड़े पर्दे पर, और रामायण, पिछली रामायण जो हमने टीवी पे देखकर और हम बड़े हुए हैं, जो कि कोरोना में भी प्ले हुई है,
उसके भी कुछ कैरेक्टर्स हैं। अरुण गोविल सर हैं जिनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया, और बहुत बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी मतलब। अगेन क्या कास्टिंग की दाद देनी पड़ेगी। मुकेश हावड़ा सर is unreal, and his team is so skillful. अभी आपने जो धुरंधर की कास्टिंग देखी है, उसी तरह से जब आप रामायण की कास्टिंग देखेंगे फिल्म आने के बाद, तो आप यू विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि एक और कास्टिंग मैजिक हुआ है। और आई होप कि अब ऑस्कर्स में कास्टिंग की कैटेगरी आ गई है, तो आई होप कि हमारे देश में ये इस कैटेगरी में हमें ऑस्कर्स मिले, और उसके काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं। आई थिंक रामायण से एक ब्रेक थ्रू आएगा एक इंडियन सिनेमा में। ब्रेक थ्रू आ चुका है। आ चुका है, हाँ। ब्रेक थ्रू आ एक चुका है। डिफरेंट टाइप का भी आएगा, एक डिफरेंट टाइप का, Yeah. एक डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, VFX क्वालिटी जो आप उसमें देखने वाले हैं वो बहुत टॉप नॉच होने वाली है। VFX टीम जो है वो 7 टाइम्स ऑस्कर नॉमिनेटेड VFX टीम है। तो एक अलग युग की शुरुआत हो चुकी है इस देश में या सिनेमा को लेकर। फैंस काफ़ी एक्साइटेड है। होना भी चाहिए। एंड मतलब मैं इतना अभी दिमाग में यही चल रहा था कि धुरंधर कर लिया, आपने रामायण कर रहे हो, बट एक होता है ना एक ओवरवेलमिंग फीलिंग एज अ जी। पर्सन कि इतना सब अच्छा होता है, कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि शिट ऐसे होता है बहुत बार। जी जी बिल्कुल होता है। कई बार ऐसा लगता है कि खुद को एक बार पिंच कर लें कि सपना तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब आप लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देख चुके होते हैं ना, तब आई थिंक आई हैव बीन एबल टू मास्टर द आर्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑन दिस एट द सेम एनर्जी कि लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, तो भी आप एक Same एनर्जी energy. पे फ्लोट कर रहे हैं। और ईश्वर ना करे कुछ बहुत बुरा भी हो गया है, तो भी आप कहते हैं यार चलो हम लोग पहले बहुत कुछ देख चुके हैं, इससे मतलब उससे बुरा ये तो हो ही नहीं सकता है, अच्छा ही होगा आगे, इसके में भी कोई भलाई होगी। तो उस स्पिरिचुअली उस वाइब्रेशन पे आई फ्लोट। मगर यस, ये ऐसा ही लगता है कि कोई हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों में से अगर हमें चुना गया है ये करने के लिए, तो कुछ स्पेशल ज़रूर है। अभी जब आपने एक्टिंग सोच ही लिया है, तो जी। एज एन आर्टिस्ट आपको ऐसी कोई चीज़ है जो अचीव करनी है? मतलब ये अगर ये लिस्ट है डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, एक्टर्स के साथ, जी। कोई भी आपकी एक विश लिस्ट है अभी प्रोफेशनली एंड पर्सनली भी, कि जो आपको चीज़ें पानी है? प्रोफेशनली मुझे आई वुड लव टू प्ले अ सुपर हीरो। आई वुड लव टू डू दैट। और हमारे देश में उस तरह का सिनेमा बन रहा है वो, क्योंकि हम उस तरह की फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं हॉलीवुड की। भले ही वो बैटमैन हो, सुपरमैन हो, या आप मार्वल्स कैटेगरी हो, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे देश में उस तरह की फिल्में बने। राकेश रोशन सर ने जो शुरू किया, आई वुड लव के बाकी डायरेक्टर्स या वो खुद भी कुछ इस तरह का बनाएं जिसमें मुझे ज़रूर अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी मिले कुछ इस तरह का प्ले करने का। नेक्स्ट आई थिंक वही है, क्रिश 4 ही है जितनी इंडियन सुपर हीरो फिल्म बन जी, रही बट है। हमारे सुपर हीरो ऋतिक रोशन है। वो सुपर हीरो ही हैं। तो उन्हें देख के हम बड़े हुए हैं, और उनके काम को और उनकी खूबसूरती को हमने हमेशा से सराहा है, उनके बड़े फ़ैन हैं। तो ज़रूर आई वुड लव टू डू समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। कोई आपके फेवरेट डायरेक्टर्स जिनके साथ काम करना चाहते हो? सभी आजकल सिनेमा बदल गया है, रियल लाइफ सिनेमा बन रहा है, सब लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक जितना क्लोज टू द रियल लाइफ कैरेक्टर्स अब हो रहे हैं, उस तरह का कंटेंट बन रहा है, हमारी ऑडियंस को उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उतनी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं हमारी ऑडियंस, और सिनेमा का जो स्तर है वो यहाँ से बढ़ने ही वाला है। तो सभी मेरे फेवरेट हैं। या जी। आखिरी सवाल है आपके लिए। जी। अभी ये जो इंटरव्यू हम लोगों ने इतनी बात की है, आपने लाइफ के बारे में बात की है, अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग, जी। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये इंटरव्यू सुन रहे हैं,
जिनको इस फिल्म इंडस्ट्री में आके कुछ, जी। भले एक्टर हो या डायरेक्टर हो या जो भी हो, एनी डिपार्टमेंट, जो लोग अभी कर नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए उस लेवल पे, उनको आप क्या कहना चाहोगे एज एन आर्टिस्ट, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इस इंडस्ट्री में? अपने सपनों पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए, अपनी स्किल, अपनी ट्रेनिंग करते रहिए और लगे रहिए। नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। मैजिक हैपन्स, मैजिक विल हैपन, जस्ट कीप बिलीविंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Same here. बहुत सारी चीज़ें मैंने भी सीखी एज अ पर्सन, एंड कहीं ना कहीं मैंने वो स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें थोड़ी पढ़ी है, जी। सीख रहा हूँ मैं भी। जी। बट थैंक यू सो मच। थैंक यू। और एनी मैसेज धुरंधर के फैंस के लिए स्पेसिफिकली, और रामायण के फैन जो आपके बनेंगे आगे, जी। उनके लिए एक मैसेज। ज़रूर ये फिल्म आपको सिनेमा हॉल में ही एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता है कि इस स्केल की इतनी डिटेल के साथ में, इतने होमवर्क के बाद कोई फिल्म आई हो। डू नॉट वेट फॉर OTT, गो एंड वॉच इन द cinemas and keep giving us your love and all the best.